आपकी ये जो ज़िंदगी है, इसमें कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आता है, जो कि ना सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी पे अपने बुरे असरात या गहरे असरात छोड़ देता है, बल्कि उस वाक़ये को भूलना आपके लिए नामुमकिन हुआ करता है। आज की ये जो कहानी है, ये कासिम साहब की कहानी है और ये एक ऐसी ही खौफ़नाक कहानी है। इससे पहले हम कासिम भाई की इस कहानी की तरफ बढ़ें, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरा नाम कासिम है और ये कहानी आप कह सकते हैं कि अब से तकरीबन 45 से 46 साल पहले मेरे साथ पेश आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मेरी उम्र थी वो 17 या 18 साल थी और उस दौर में मैं बस कंडक्टर के तौर पे काम किया करता था। अब जो लोग इस पेशे के बारे में जाना करते हैं या इस पेशे से वाबस्ता हैं, उनको अंदाज़ा होगा ये जो बस ड्राइवर की या बस कंडक्टर की ज़िंदगी है, इसमें सिर्फ काम, काम और सिर्फ काम हुआ करता है। तो वैसे ही शुरू शुरू में ये जो बसेज़ हैं जैसे W11 या इस तरह की वैगन वगैरह में मैं कंडक्टर या ड्राइवर के तौर पे काम किया करता था। लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम गुजरा और मुझे भरपूर तरीके से ड्राइविंग आ चुकी, तो ये जो अलासिफ पे बस अड्डा मौजूद है, जो कि इससे पहले भी मौजूद था, लेकिन जिस तरह आज के दौर में मुकम्मल तौर पे तामीर शुदा प्रॉपर बस अड्डा मौजूद है, पहले ऐसा बस अड्डा यहाँ पे मौजूद नहीं हुआ करता था। खैर, मुझे शुरू शुरू में इंटरसिटी बसेस के लिए एक जगह ऑफ़र किया गया और जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर काम था। अच्छा, जिस दौर में यानी जिन सर्दियों में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्सर मुझे रात के 2 या 3 बजे छुट्टी दी जाती और फिर वहाँ से मैं पैदल या किसी भी रिक्शे या इस तरह की गाड़ी के ज़रिए वाटर पंप तक पहुँचा करता था। अगर आप अब से 40-45 साल पुरानी बात करें तो ये जो एरिया है ये रात मगरिब यानी मगरिब होते ही मुकम्मल तौर पे वीरान हो जाया करता था और यहाँ पे किसी भी किस्म की गवर्नमेंट लाइट्स या ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो मौजूद नहीं हुआ करती थी। ख़ास तौर पे ये जो रात वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये जो हाईवे मौजूद है वहाँ पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी बस को वहाँ पे खड़ा करने के बाद पैदल वाटर पंप के लिए रवाना हुआ। मेरा ख़्याल था कि कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई बस, कोई ना कोई बाइक मुझे ज़रूर मिल जाएगी। यूँ मेरा जो ये रास्ता है जो कि पैदल 25 या 30 मिनट का रास्ता था, 5 मिनट के अंदर मुकम्मल हो सकता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं आगे बढ़ रहा था, बावजूद इसके कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजरी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं देना चाहता है। और इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां पे आज सराब गोट का पुल मौजूद है, मुझे दूर से ही ऐसा महसूस हो रहा था कि जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है यानी कि जो मुसलसल वाटर पंप या फिर लियाकताबाद की तरफ जाया करता है, इस रास्ते के बिल्कुल फुटपाथ के साथ कोई अजीब सी बॉल नुमा या फुटबॉल नुमा चीज़ है जो कि दूर से गोल सी दिखाई दे रही है। बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा अंधेरा मौजूद था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस बॉल में से कुछ अजीब सी लाल सी रोशनी है जो मुझे महसूस हो रही थी। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस पे ये जो भी नज़ारा था मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन क्योंकि मैं मुसलसल वाटर पंप की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ये जो भी ऑब्जेक्ट था, ये जो भी बॉल थी, मुझे वाज़े तौर पे दिखाई देना शुरू हो चुकी थी। आप यकीन करें कि जब मैं कुछ मज़ीद आगे आया और मैं एग्जैक्टली उस बॉल नुमा चीज़ के सामने आया, तो अब ऐसा लग रहा था इस बॉल के अंदर से 2 लाल शुआएं हैं या आप कह सकते हैं कि अंगारे हैं जो देखते हुए या चमकते हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। और वाकई में ऐसा ही था, 2 लाल आँखें थीं जो कि मुसलसल उस बॉल के अंदर से मुझे मेरी तरफ देखती हुई दिखाई दे रही थीं। और ऐसा लग रहा था कि आंखें नहीं हैं बल्कि आँख के गोले हैं या शोले या अंगारे हैं जो कि आँखों की जगह मौजूद हैं। हैरानकुन बात ये थी कि इस बॉल के अंदर इस तरह से 2 आँखों का दिखाई देना ये एक बड़ा ही खौफनाक मंजर था। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पूरी पिक्चर को, इस कहानी को मज़ीद समझ पाता, उन आँखों ने एकदम से बंद होना या खुलना शुरू कर दिया। जैसे कि लाइट को बंद किया जाता है और फिर ऑन किया जाता है,
ऐसा लग रहा था जैसे बारी बारी कोई इन आँखों को विलिंगली चाहते हुए बंद कर रहा है और फिर ऑन कर रहा है या दोबारा से खोल रहा है। हालांकि मुझे उस जगह रुक जाना चाहिए था, लेकिन एक अजीब कैफियत थी बावजूद इसके कि मैं डर चुका था। लेकिन मेरे जो कदम थे वो मुसलसल मेरे घर यानी वाटर पम्प की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। हालांकि मेरे घर से बहुत पहले मुझे इस सर या जो भी ये चीज़ मौजूद थी इसके सामने या इसके ऊपर से गुजरना था। खैर एग्जैक्टली जब मैं उसके सामने की तरफ पहुंचा, यानी मेरे और उस सर के दरमियान तकरीबन 1 या 1.5 फीट का फासला मौजूद होगा, तो अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी औरत के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया है और अलग करने के बाद इसको रोड के ऊपर फेंक दिया गया है। इस सर के ऊपर बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े काले से बाल मौजूद थे और हैरानकुन बात ये थी कि बावजूद इसके कि इस सर को तन से जुदा कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये जो आंखें थी मुसलसल ब्लिंक कर रही थी। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप में से भी कोई इतनी हिम्मत वाला होगा या शायद हो भी कि वो इस तरह की सूरत-ए-हाल को देख के अपने आसाब पे काबू रख सके। यकीनन मेरे सामने एक कटा हुआ सर मौजूद था और हैरानकुन बात ये थी कि ऐसा लग रहा था कि इस कटे हुए सर के साथ साथ मुझे कोई शैतानी सी आहट महसूस हो रही है। यकीनन ये किसी इंसान का सर तो नहीं था, लिहाजा मैंने जल्द अज जल्द इससे पहले कि मेरे साथ कुछ और मज़ीद होता, मैंने ना सिर्फ अपनी रफ़्तार को बढ़ाना शुरू किया, बल्कि देखते ही देखते जब मैंने इस सर को या इस एरिया को क्रॉस किया तो जितनी भी कुरानी आयत मुझे उस दौर में आया करती थीं, मैंने मुसलसल इन कुरानी आयत की तिलावत जारी रखी। अल्लाह जानता है कि कैसे जैसे तैसे जब मैंने इस एरिया को या इस सहराबगढ़ वाले हिस्से को क्रॉस किया और जब मैं एग्जैक्टली यूसुफ प्लाजा के सामने की तरफ आया तो तब कहीं जाके मेरी थोड़ी सी हिम्मत बहाल हुई। लेकिन अब भी ऐसा लग रहा था कि बावजूद इसके कि हल्की हल्की सी सर्दी मौजूद थी, मेरे पसीने मुसलसल टपकते चले जा रहे थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे शदीद बुखार का एहसास हो रहा था और वाकई में ऐसा ही हुआ कि मुझे 102 103 बुखार हो चुका था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचने पे, क्योंकि ये जो दरवाज़ा था वो मेरी वालदा ने खोला था, तो मेरी वालदा ने मुसलसल मेरे ऊपर दम और दुरूद जारी रखा। मेरा ख्याल है कि ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, इसके पेश आने के तकरीबन 15 या 20 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा और मेरी कोशिश होती थी कि अगर रात के वक्त में मुझे कभी वहाँ से गुज़रना भी पड़े तो मैं कम से कम किसी अपने कोलीग के साथ, अपने जानने वाले के साथ या फिर किसी भी आदमी को या किसी भी गाड़ी को रोक के उसके साथ लिफ्ट लेने के बाद यहाँ से गुज़र सकूँ। आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यकीनन ये एक सच्ची और एक खौफनाक कहानी है और ये कहानी हमें हारिस साहब ने कराची से शेयर की है। हारिस भाई बताते हैं कि ये जो वाक़या है ये उस वक्त का वाक़या है जब 2002-2003 चल रहा था और इनकी एक कज़न शादी के लिए दुबई से पाकिस्तान आई हुई थी। अब जो लोग बैरून मुल्क रहा करते हैं, ये अब से 20 साल पहले भी जो लोग बैरून मुल्क रहा करते थे, उनके और हमारे यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड में या उनकी शादियों में थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ करता है। तो वैसे ही इनकी कज़न चाहती थी कि इनकी जो शादी है वो ना सिर्फ यादगार हो बल्कि ऐसी शादी हो कि इनको हमेशा याद रहे। खैर जब इनकी कज़न आई तो इनकी शादी की जो भी तैयारियाँ थीं, ये जो भी प्रोग्राम था, वो एज़ पर जो भी प्रोग्राम्स थे वैसे ही परफॉर्म हुआ और खैरियत से अल्लाह न करके इनकी शादी हो गई। ये बताते हैं कि शादी के बाद का जो पीरियड था, इससे पहले कि ये वापस अपने मुल्क या जहाँ पे जॉब किया करती थी वहाँ पे चली जाती, इन लोगों ने एक प्लान बनाया, यानी इनकी कज़न, उनके शौहर और ये 2 भाई और इनकी बहन, यानी टोटल ये 5 अफराद हॉक्स बे के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। वहाँ जाके यानी उससे पहले एक हट बुक कर लेंगे और उस हॉक्स बे के हट में 2 रातें और 2 दिन स्पेंड करेंगे। एज़ पर प्लान इन लोगों ने हट बुक किया और इनका यही इरादा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 7:30-8 बजे तक उस हट के ऊपर पहुंच जाएंगे
क्योंकि इसके बाद मज़ीद रात में उस दौर में जाना ख़तरे से खाली नहीं था। उस दौर में बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, बहुत सारे कत्ल गारतगरी चल रही थी और बहुत सारी इस तरह की वजूहात थी जिनकी बिना पे लोग आम तौर पे उस रोड पे या हॉक्सबे की तरफ रात में जाने से परहेज़ किया करते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि इन लोगों को निकलते निकलते इस कदर देर हो गई कि बिल आखिर रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जब ये उस हट पहुँचे जहाँ पे इनको स्टे करना था, तो वहाँ पे जो चौकीदार मौजूद था, जब इनकी उस चौकीदार से मुलाकात हुई तो वो कहने लगा कि हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया और जब हमें लगने लगा कि अब आप लोग नहीं आने वाले, तो इत्तेफाक से एक और फैमिली थी जिनको हट की ज़रूरत थी, तो हमने बिल आखिर ये हट उनको दे दिया है। अब जाहिर सी बातें, जो बुकिंग हुई थी वो पैसों पे नहीं हुई थी, सिर्फ ज़बानी कलामी एक बात हो गई थी कि हम लोग वहाँ पे आएंगे, 2 रातें 2 दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे और जो भी अमाउंट है वहाँ पे आने के बाद आपको हैंड ओवर कर देंगे। अब एक अजीब सिनेरियो था, इनकी कज़न अपने शौहर के साथ वहाँ पे मौजूद थी। इसके साथ साथ ये तीनों लोग यानी टोटल 5 अफराद वहाँ पे मौजूद थे। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था, मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था और जहाँ पे भी इनकी नज़र जा रही थी यानी जितने भी हट वहाँ पे मौजूद थे सारे के सारे खाली लग रहे थे। अब कभी दिल मानता कि वहाँ पे जाएं, नॉक करें, किसी से पूछें, हो सकता है कोई ना कोई हट मिल जाए, लेकिन उनके हाल को या उनके बाहर के मनाजिर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि इन हट में सालों से सदियों से ना ही कोई आया है और ना ही कोई आना पसंद किया करता है। खैर, ये बताते हैं कि बिला आखिर मैंने हिम्मत की और अपने साथ अपने उस बहनोई को लिया और हम दोनों जो आगे हट मौजूद थे उस तरफ चलने लगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो चौथा या 5वां हट है वहाँ पे एक हल्की सी रोशनी हो रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ीरो का बल्ब या फिर कोई छोटी सी मोमबत्ती उस हट के अंदर जल रही है। खैर, जैसे ही हम उस हट के बिल्कुल सामने पहुँचे तो जब हमारी नज़र उस हट के दरवाजे पे पड़ी तो हमने देखा कि वो जो हट है उस हट के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, अब हम मायूस हो चुके थे, हालांकि हमें उसके अंदर हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी और एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो हमारे दिल में जागी थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, जब इसी दौरानिए में इत्तफाक से मेरे उस कज़न के शौहर की या मेरी जब छत की तरफ यानी ऊपर की तरफ नज़र पड़ी तो हमने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी 30 या 35 साल की कोई औरत है जो ना सिर्फ छत के ऊपर खड़ी हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने मगरबी सा लिबास पहन रखा है और उसके नखरों से या उसके स्टाइल से लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान की कोई औरत नहीं है। अब जब हमने उसकी तरफ देखा, ख़ास तौर पे मैंने उस लड़की या औरत की तरफ देखा, तो उसने हमारी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। हम दोनों बड़े हैरान थे कि हम इस औरत को नहीं जाना करते और अव्वल तो बात यह है कि इतनी रात में इस वीरान हट में ये औरत क्या कर रही है। खैर, इसी दौरानिए में एकदम से मेरे दिल में शरारत सूझी और मैंने उस औरत से पूछा कि क्या इस हट को हम किराए पे ले सकते हैं। ये जो कुछ मैंने पूछा या ये जो कुछ हुआ, ये इतना सडन हुआ कि मेरी समझ ही नहीं आया कि मैंने भला इस औरत से कैसे पूछ लिया है। मज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद यहाँ पे आई हुई है या फिर हो सकता है कि इस हट की मालिक हो या हो सकता है मालिक की कम से कम बेटी हो। अब जैसे मैंने बेसाख्ता सवाल किया, अगले ही लम्हे उस औरत ने या उस लड़की ने मुस्कुराना शुरू किया और उसने इशारा किया जैसे कि अंदर आ जाएं। अब अजीब बात यह थी कि अभी कुछ देर पहले जब हमारी नज़र पड़ी थी तो हमें ऐसा लगा था जैसे ताला लगा हुआ है, लेकिन अब की बार जब हमने उस गेट की तरफ देखा तो अब ऐसा लग रहा था जैसे ताला मौजूद नहीं है बल्कि बाहर की तरफ से कुंडी लगी हुई है। एक अजीब सिनेरियो था और हम बड़ा परेशान थे। जाहिर सी बातें, हमारे साथ लड़कियां भी मौजूद थी और हमें सबसे ज़्यादा ये फिक्र थी कि अल्लाह ना करे चोर डाकू या बुरी नीयत के लोग यहाँ पे ना आ जाएं। खैर, अल्लाह का नाम लेके जैसे जैसे उस हट का मैंने दरवाज़ा खोला तो जैसे कि आम तौर पे दरवाज़ा खोलने पे एक अजीब सी आवाज़ आया करती है, तो वैसे ही एक आवाज़ सी आई और बड़े शोर के साथ वो दरवाज़ा खुला। खैर, जैसे ही ये दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खुलने के बाद जब हम लोग मज़ीद अंदर की तरफ आए तो देखने से लग रहा था कि एक बहुत कुशादा सा, बहुत ही बड़ा सा हट है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कुशादा, बहुत ज़्यादा पुरताइश होने के बावजूद इस हट में बेतहाशा मिट्टी पड़ी हुई है। मज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से, सालों से कोई इस हट के अंदर नहीं आया है। खैर, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब हमें क्योंकि हट मिल चुका था और हमारे लिए ये किसी भी नेमत से कम नहीं था।
मज़ीद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उल्टे हाथ पे जहाँ पे बटन्स मौजूद थे वहाँ जाके बारी बारी एक एक करके मैंने सारे बटन्स को ऑन करना शुरू किया। अब जैसे जैसे मैंने बटन्स को ऑन करना शुरू किया वैसे वैसे बारी बारी इस तमाम हट की लाइट्स खुलती चली गईं और अब लग रहा था किसी पुरतायुश हट के अंदर, किसी बहुत ही आरामदेह, बहुत ही लग्जरियस हट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। लेकिन मंजर वैसे ही था कि सारी चीज़ें मौजूद थीं, सब कुछ आलीशान था, लेकिन सब चीज़ों के ऊपर हल्की हल्की सी, या आप कह सकते हैं ज़्यादा गर्द मौजूद थी। खैर हम लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद थोड़ा सुकून का सांस लिया, अपना जो भी सामान था उसको एक जगह रखा और फिर डिसाइड किया कि कौन सा रूम कौन इस्तेमाल करेगा। जैसे कि आमतौर पे हुआ करता है वैसे ही हमने रूम वगैरह डिसाइड किए और उसके बाद जिसको चेंज करना था वो चेंज करने चला गया, जिसको मुँह हाथ धोना था वो मुँह हाथ धोने लगा। हम हट मिलने की खुशी में इस कदर खुश थे या इस कदर आउट ऑफ सेंसेस थे कि हमें पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते कैसे आधा या पौन घंटा गुजर चुका है। मेरी कज़न का मुसलसल यही सवाल था कि ऊपर जाओ, उस औरत से मिलो, उससे बातचीत करो। हमने जो हट लिया है ये यकीनन दुगने या तिगने प्राइस पे होगा। उससे पूछो कि इसके कितने पैसे हैं, ऐसा ना हो कि आखिर में हमें अपनी चूड़ियाँ रखवा के यहाँ से जाना पड़े। अब ये सुनने के बाद मुझे भी फिक्र लाहक हुई कि वाकई में ऐसा ना हो कि इसका हज़ारों में बिल हो और हमारे लिए इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जब जीने के रास्ते से ऊपर की तरफ जाने लगा तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा था ठंडी हवा का सा एहसास मुझे मुसलसल हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे आज हवा में कुछ ठंडक सी मौजूद है। बिला आखिर फाइनली जब मैं छत पे आया तो छत पे आने के बाद जब मैंने एतराफ़ का या पूरी छत का जायज़ा लिया तो हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ पे वो लड़की या औरत मौजूद नहीं थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई, हालांकि वो छत पे मौजूद थी। ये भी हो सकता था कि दूसरी तरफ जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं वहाँ से उतरती हुई वो शायद बाहर चली गई हो। खैर मैं नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद जो मेरी कज़न थी या उसके जो शौहर थे, मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऊपर वो मौजूद नहीं है, हो सकता है किसी काम से बराबर में या बाहर गई हो। अब इस तमाम सिचुएशन में इतना तो यकीन हो चला था कि हो ना हो ये जो हट है ये उसी का है, या फिर कम से कम ये उस हट के मालिक की बेटी ज़रूर है। खैर मैं नीचे आ गया और उसके बाद हम लोगों ने जो भी हल्ला गुल्ला था वो करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने खाना निकाला, खाना निकालने के बाद खाना खाना शुरू किया और देखते ही देखते फिर हमने जब ताश वगैरह खेलने शुरू किए तो रात के तकरीबन 3:45-4 बजे का टाइम हो चुका था। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे एक रिलैक्सेशन थी कि हमें हट मिल चुका है, लेकिन एक कन्फ्यूजन अपनी जगह थी कि अल्लाह जाने कि इस हट का कितना किराया हमें देना होगा। इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरा और एग्जैक्टली 4 बजे का टाइम था तो हम लोग जितने भी लोग थे आहिस्ता आहिस्ता करके हमने सोचा कि छत की तरफ चलते हैं। वहाँ जाके जिनको सिगरेट पीनी है वो सिगरेट पी लेंगे और जिनको बातें करनी है बातें कर लेंगे और कोशिश करेंगे ये जो सूरज निकलने का टाइम है यानी जब सनराइज़ होता है तो इसको छत से ही एंजॉय कर सकें। हालांकि अभी सूरज निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम बाकी था, लेकिन हमारी जो एक्साइटमेंट थी या हमारी जो तैयारियां थीं वो मुकम्मल थीं। खैर इसी तरह जैसे ही हम छत के ऊपर एंटर होने लगे तो छत पे जहाँ पे भी हमारी नज़र जा रही थी वहाँ पे क्लियरली पता चल रहा था कि ये पूरी की पूरी छत के ऊपर बेतहाशा मिट्टी मौजूद है। एक मिट्टी तो वो होती है कि जब आप साहिल समंदर के करीब रहा करते हैं तो जो मिट्टी आपके घर में आया करती है, और एक मिट्टी वो होती है कि जब आप काफ़ी अरसे से किसी घर को, किसी छत को या किसी भी जगह को इस्तेमाल ना करें तो जिस कदर मिट्टी आपके सामने जमा हो जाती है वो खुद ही बता देती है या उससे अंदाज़ा हो जाता है कि पिछले कितने अरसे से ये जगह इस्तेमाल नहीं हुई है। अब जैसे ही हम सबकी नज़र छत की मिट्टी पे पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से बल्कि सालों से शायद कोई इस हट में या इस छत पे नहीं आया है। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जब हमने उस औरत के कदमों के निशान तलाश करना शुरू किए तो हमें जगह जगह यानी 8 या 10 जगहों पे कुछ बड़े बड़े से, यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 13 या 14 इंच के पाँव के निशान नज़र आए। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि ये जो पाँव के निशान थे ये इस कदर लंबे होने के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे इन पाँव के अंदर 3 उंगलियां मौजूद हैं। हालांकि आमतौर पे जो इंसान के पाँव होते हैं उसकी 5 उंगलियां होती हैं और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि अगर वो नंगे पैर भी यहाँ पे मौजूद थी तो उसके पाँव के कम से कम इस तरह के निशान होने चाहिए
जैसे कि इंसानों के निशान हुआ करते हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, रात भी ख़त्म हो रही थी, सुबह होने वाली थी, लेकिन वैसे वैसे कन्फ्यूजन और खौफ में इजाफा हो रहा था। हम सब अंदर ही अंदर डरे हुए थे, लेकिन हम तमाम लोगों में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर रहा था कि किसी भी तरह इस खौफ को या इस डर को एडमिट करे और कह दे कि मुझे डर लग रहा है। इसी दौरानिए में जब हम छत के ऊपर आ गए तो हमने दोबारा से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए या अपने दिमाग से ये तमाम सवालात निकालने के लिए बातें करना शुरू कर दी। इसी दौरानिए में जब हम बातें कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते आधा या पौन घंटा मज़ीद गुजर चुका था। अब जब आधा या पौन घंटा मज़ीद गुजरा तो आधा या पौन घंटा गुजरने के बाद अब फजर होने में मेरा ख्याल है कि आधा या पौन घंटा बाकी होगा। इत्तफाक से जब हमारी नज़र जहाँ पे साहिल मौजूद था, यानी सामने जो हिस्सा था, उस तरफ पड़ी तो हमें ऐसा लगा कि उस साहिल पे कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है शायद वो एक लड़की है। और जब हमने उस औरत पे, उस लड़की पे गौर किया तो अंधेरे में भी क्लियरली ऐसा लग रहा था जैसे वही औरत, वही लड़की जो अभी हमें इस हट में छत पे नज़र आई थी, जिसने हमें अंदर आने की इजाज़त दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही साहिल के ऊपर मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो मुसलसल हमारी तरफ पलट पलट के देख रही है। अब मेरी कज़न का जो शौहर था वो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए कहने लगा कि चलो हम इस लड़की के पास चलते हैं, जो भी इससे पैसों का लेन देन करना है, बातचीत करनी है, वो कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि जब हम जाने लगें तो हमसे इस कदर पैसे मांगे कि हमारे पास देने के लिए इसको कोई पैसे ना हो। अजीब बात ये थी कि जब हम ये बातें कर रहे थे और हम इरादा कर रहे थे कि सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरें और साहिल समंदर पे जाके इस लड़की से बातचीत करें, तो उस वक्त ही हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो जो लड़की है या जो भी औरत है वो मुसलसल हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब जैसे जैसे वो हमारी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी वैसे वैसे क्लियरली पता चल रहा था कि वो बजाय अपने पाँव को इस्तेमाल करने के, ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में फ्लोट कर रही है या फिर लेविटेट कर रही है। उसके पाँव जो थे वो अपनी जगह मौजूद थे, जबकि उसका जिस्म या उसके जो भी हिस्से थे वो आगे बढ़ रहे थे। वो इस कदर तेज़ी के साथ हमारी तरफ बढ़ रही थी कि किसी भी तरह किसी इंसान का इस तेज़ी के साथ इस तरह हवा में उड़ना मुमकिन नहीं हो सकता। अब सच्ची बात यह है कि उसको देखने के बाद हमारी जो ऊपर की सांसें थीं वो ऊपर थीं और जो नीचे की सांसें थीं वो नीचे थीं। एक अजीब माहौल था, एक अजीब खौफ था, एक अजीब कैफियत थी जो हम सबके ऊपर तारी थी और हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। खैर, हमारी जो एक कज़न थी जिसकी शादी हुई थी, उसने कहा कि सब इस चीज़ को इग्नोर करो और जिसको जो कुछ आता है वो पढ़ना शुरू करो। अब जो भी हमें कुरानी आयत आती थी वो पढ़ते पढ़ते जब हम आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आए तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके ये जो फजर की नमाज तक का या अजान तक का टाइम था उसको गुजारा। हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वहाँ पे फजर की अजान की आवाज़ आएगी, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ पे उस साहिल पे, उन हट के पास बाकायदा फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। और सच्ची बात यह है कि उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ था। खैर, जैसे ही फजर की अजान की आवाज़ आने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी हिम्मत बहाल हुई और जैसे तैसे करके हम सारे के सारे उस हट से बाहर आ गए। जैसे जैसे मज़ीद 1 या 2 घंटे गुजरते चले गए, आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ लोगों में इजाफा होता चला गया बल्कि अब लग रहा था जैसे देखते ही देखते इस साहिल की जो रौनक है वो बहाल होना शुरू हो चुकी है। जैसे तैसे करके जब तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे का टाइम हुआ तो उसके बाद हमने बाहर निकल के जो बराबर में जितने भी हट थे बारी बारी वहाँ पे बढ़ना शुरू किया। 3 या 4 हट छोड़ के हमें एक चौकीदार नज़र आया जो बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाबा है या बहुत ही कोई बड़ी उम्र का आदमी है। खैर, जब हमारी उससे सलामदुआ हुई, उससे बातचीत हुई तो हमने पहले उससे कहा कि हमें कोई हट चाहिए। तो कहने लगा कि आप सुबह सुबह यहाँ पे आ चुके हैं तो आपको पहले से ही बुकिंग करवानी चाहिए थी। यकीनन हट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ये बताएं कि जो रात है क्या आपने ये सफ़र में गुजारी है। अब जब हमने उससे बातचीत की तो उसको बताया कि भाई ये जो रात थी ये हमने फ़लाँ फ़लाँ हट में न सिर्फ गुजारी थी बल्कि एक अजीब कैफियत थी या एक अजीब सिचुएशन थी जो हमने फेस की थी। अब ये सुनने के बाद वो बड़ा हैरान था और वो सोच रहा था कि आखिर हम लोगों ने कैसे इस हट के अंदर रात गुजारी है, क्योंकि उसका ये कहना था या उसका ये मानना था कि पिछले तकरीबन 10 सालों से ना ये सिर्फ हट खाली है
बल्कि कहा जाता है कि 10 साल पहले इस हट के अंदर किसी औरत की किसी भी वजह से डेथ हो गई थी। जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसकी डेथ के बाद से वो औरत मुसलसल इस हट में कभी अंदर कभी बाहर कभी छत के ऊपर नज़र आया करती है। अब जब हमने उस बूढ़े आदमी से ये तमाम वाक़या सुना तो 2-4 और लोगों से हमने इस वाक़ये की कन्फर्मेशन की। खैर, जब हमें यकीन हो चला कि वाकई में ये जो किस्से और कहानियाँ इस हट के बारे में मशहूर हैं वो सरासर हकीकत पे मबनी हैं, तो उसके बाद हमने उसी वक्त वहाँ से वापसी का इरादा किया। आप यकीन करें कि जब हम अपने अपने घरों में पहुँचे तो हमें तकरीबन 8-8, 10-10 दिन तक न सिर्फ बुखार महसूस होता रहा बल्कि मुसलसल हमें एहसास होता था कि हमारे सराउंडेड, हमारे अतराफ़ में वही लड़की, वही औरत न सिर्फ मौजूद है बल्कि कुछ अजीब तरीके से हम सबको देख के मुस्कुरा रही है। सच्ची बात यह कि मैं तो बहुत डरपोक था, तो मेरी अम्मी ने तकरीबन 40 या 41 दिन तक मुसलसल मुझ पर दम दुरूद किया। अल्लाह जानता है कि वो जो टाइम हमने उस हट में गुजारा था वो कैसे गुजारा था और किन मुश्किल हालात का हमने सामना किया था। कहा जाता है या सुनने में आता है कि आज भी उस एरिया में, उस स्ट्रीट पे, उस जगह पे वो हट मौजूद है। और वैसे ही वो हट ना सिर्फ खाली है बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि रात के औकात में, ख़ास तौर पे चांद की 14 तारीख को, उस हट की छत पे एक औरत नज़र आया करती है। अच्छा, अब अजीब बात ये थी कि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, जब हम लोग उस हट में या वहाँ पे पिकनिक मनाने गए थे तो मेरा ख्याल है या मेरी कैलकुलेशन है कि शायद चांद की 13 तारीख थी या फिर शायद 14 तारीख थी। और ये शायद उसी वजह से हुआ था कि चांद की क्योंकि 14 तारीख लग चुकी थी और हमारा सामना उस शेप शिफ्टर से, चुड़ैल से या फिर पिचल पैरी से हो चुका था। आप लोगों से भी गुजारिश है, कभी भी आप इस कदर लंबा सफ़र करें, उस हट में या उस एरिया में जाएं, तो अपना इंतज़ाम करके जाएं, पाकी की हालत में जाएं और कोशिश करें कि रास्ते में जो भी इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं उनको नज़रअंदाज करके कुरान करीम की तिलावत करते रहें।